अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मीस क्रैश कोर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट विल बी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स विच इज़ आईएमएफ का हम बहुत सुनते आ रहे हैं कि जी आईएमएफ का से लोन लिया है पाकिस्तान ने, आईएमएफ से दूर नहीं जा सकता। तो जी आईएमएफ के प्रोग्राम होते क्या हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन कैसे एंड इकोनॉमिक सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान कैसे रिलेटेड है आईएमएफ प्रोग्राम से। और वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज़ कि जी ज़रूरत क्या है पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ जाने की और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, गुड या बैड, एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड कि हमें आईएमएफ की तरफ जाने की, लोन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, या अगर हम लेते भी हैं तो फिर उसके कोई बैड कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। जो जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ आईएमएफ? आईएमएफ इज़ अ बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी, जिसका नाम कंप्लीट नेम इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इट इज़ हेडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन डीसी एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944। ये जी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स उस जगह का नाम है जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद किया गया था। इसका ऑफिशियल नेम इज़ यूनाइटेड नेशंस फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड बैंक भी इसी का, इस कॉन्फ्रेंस का ही नतीजा है, जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों आर रिजल्ट ऑफ द सेम कॉन्फ्रेंस। अब जी जब आईएमएफ ये बना था तो इसका ऑब्जेक्टिव मेन उस वक्त क्या था? टू प्रोमोट इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल एक्सचेंज रेट्स एंड पेमेंट्स के थ्रू, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इवॉल्व हुए। सो नाउ इट इंश्योर्स ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रोवाइड्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट। ठीक है जी। अच्छा, ये एक डेवलपमेंट बैंक नहीं है, ये क्राइसिस लेंडर है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक या आईबीआरडी या एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हैं। तो ये लोन देती हैं या ये डेवलपमेंट की तरफ फोकस करती हैं। ये डेवलपमेंट की तरफ नहीं, ये सिर्फ जब क्राइसिस में होता है कोई मुल्क तो उसको जो है जी का लोन देती हैं। ठीक है जी, क्राइसिस लेंडर है आईएमएफ। अच्छा, ये जी आप ज़रा देख लें, इसमें जो है तीन ये टर्म्स आती रहेंगी अमूमन व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग योर पेपर्स, तो उसमें भी बड़ी काम की है, एस बी ए, ई एफ एफ एंड एस डी आर। तो एस बी ए जी क्या है? एस बी ए स्टैंड बाय अरेंजमेंट। ठीक है, ये एक लोन होता है जो कि 1 से 2 साल के टाइम पीरियड में मिलता है। लाइक किस्तें होती हैं इसकी, लाइक आईएमएफ जो है एक वन शॉट पेमेंट नहीं करती, वो 1 से 2 साल में पेमेंट्स उसकी करती हैं। एंड देन इसका पर्पस क्या होता है जी? इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन कंडीशंस इसकी हाई होती हैं और पाकिस्तान बिल्कुल इसको यूज़ कर चुका है। ईएफएफ क्या है? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये भी एक, इसका नेचर भी लोन ही है। और इसकी जो पेमेंट्स आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को जो मिलती हैं, किसी भी कंट्री को मिलती हैं, वो 3 से 4 साल के टेन्योर में वो कंप्लीट होती हैं। इसका पर्पस होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड कंडीशंस आर वेरी हाई। पाकिस्तान बिल्कुल इसको यूज़ कर चुका है। अब एस डी आर क्या है? एस डी आर एक्चुअली स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं। ये आपका रिजर्व एसेट होता है। हर मुल्क का आईएमएफ के पास एक रिजर्व एसेट होता है और इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होती। एंड इसका पर्पस होता है लिक्विडिटी सपोर्ट। अगर आप बैंकरप्ट होने वाले हैं या कुछ ऐसा कोई नौबत आने वाली है तो उस वक्त इसको यूज़ किया जाता है। कंडीशंस कोई नहीं होती है। पाकिस्तान इसको भी इन द पास्ट यूज़ कर चुका है। अब जी ये कॉमन लैंडिंग फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि अब अमूमन इस पे थोड़ा मैं और बता दूं, क्योंकि हम अमूमन देखते होंगे जी एस बी ए, ई एफ एफ, जी आईएमएफ से लोन ले लिया तो अलग अलग कंडीशंस एंड प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू तहत वो लोन देता है। सो ये जानना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। अब जी आ जाती हैं आईएमएफ कॉमन लैंडिंग फैसिलिटीज़। अब आईएमएफ में एक तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और नॉन फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक है जी। उसमें उनकी नेचर क्या है, एलिजिबिलिटी, कौन से ममालिक एलिजिबल हैं, टेन्योर कहता है, ये टेन्योर है जो कि टाइम पीरियड है जिसमें वो आपको पेमेंट करेंगे आईएमएफ वाले। ठीक है जी। ये एक्स कोटा, मैंने जैसे आपको पहले बताया, एस टी आर स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। इस पे हम आगे भी और देखेंगे। हर मुल्क का एक कोटा होता है जिसके तहत उसको असाइन किया, हर मुल्क को असाइन किया जाता है। तो ये उसकी लिमिट्स हैं कि जी अपनी कोटा के कितनी अपना लेवल तक आप ले सकते हैं उनसे लोन। कंडीशंस क्या हैं, ये जी कंडीशंस आ गई। और मेचोरिटी पीरियड है ये जी, कितने टाइम पीरियड में वो लोन मेच्योर होकर आपको उसको वापस देना पड़ता है। अच्छा ठीक है, जो ये आप नोट कर लें, यू कैन राइट इट ऑफ, बट इतना आता नहीं है। तो मेन जो है मैंने आपको जैसे बताया, एक ईएफएफ है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, स्टैंड बाय एग्रीमेंट एंड एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। ये तीन जो है अमूमन आते रहते हैं। अच्छा जी, आईएमएफ कोटा स्ट्रक्चर। अब आईएमएफ का जो लोन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एसडीआर के थ्रू असाइन किया जाता है और हर मुल्क को एक कोटा दिया जाता है, जिससे उस उनका एक उनको वोटिंग राइट्स भी उतने मिलते हैं और उसके आपसे पोजीशन भी पता चलती है कि जी आईएमएफ में उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ पर स्टैंडिंग है।
अब लार्जेस्ट कोटा जो है वो यूएस को असाइन की गई है एज ऑफ 2021 विच इज़ 17.343%। और इसके अगर पैसों में आप कन्वर्ट करें दैट इज़ अराउंड 118 बिलियन। और पाकिस्तान की जो करंट अलोकेशन है दैट इज़ 0.43%। अब कोटा असाइन कैसे की जाती है? एक तो 50%, 0.5 मीन्स हाफ जो है वो जीडीपी के बेसिस पे किया जाता है। उसके अलावा 30 जो परसेंट है वो ओपननेस पे देखा जाता है। ओपननेस है क्या? ओपननेस है जी आपके पिछले 5 साल के करंट अकाउंट पेमेंट एंड रिसिप्ट का एवरेज निकालते हैं। तो वो जी जितना भी एवरेज निकलेगा पिछले 5 साल का उसके हिसाब से वो ओपननेस को असाइन करते हैं। और फिर अच्छा जी, वेरिएबिलिटी क्या है? वेरिएबिलिटी इज़ एक्चुअली देखा जाता है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना वल्नरेबल है और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जी मुल्क फिर आईएमएफ की तरफ जाएगा। एंड 0.05% आपको दिया गया रिजर्व को। इट इज़ एवरेज ऑफ ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स, एक मुल्क के पास जितनी भी है। तो इसी तरह आईएमएफ की कोटा आपको एक मुल्क को असाइन की जाती है। अब आईएमएफ की कंडीशंस क्या होती हैं जब भी वो लोन देते हैं? देखें, एक तो वो कहते हैं जी फिजिकल डिसिप्लिन, कि आप पैसा ज़ाया ना करें, आप अनवांटेड स्कीम्स ना दें, अनवांटेड जो है ग्रांट्स वगैरह ना दें, और टैक्स इंक्रीज करें, क्योंकि आईएमएफ का शॉर्ट टर्म होता है कि जी पैसा निकालना है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बहुत फोकस करते हैं। सब्सिडी सिंस वो ड्रेन कर रहा होता है अपना आपके गवर्नमेंट एक्सचेकर को, तो सब्सिडी को रिमूव करवाते हैं। एनर्जी रिफॉर्म्स, क्योंकि ज़्यादातर ममालिक में एनर्जी का ही खर्चा होता है। आइदर यू इम्पोर्ट दैम और आइदर यू जनरेट एंड सेल दैम एंड गिव सब्सिडी ओवर द एनर्जी। एंड फिर मॉनेटरी टाइटनिंग पे ये करते हैं कि जी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें और पैसा जो है ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो मार्केट में। ये सारी अमूमन कंडीशंस होती हैं, बट दे डिफर फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम एज वेल। अच्छा, अब जब आईएमएफ किसी मुल्क को कर्जा दे रहा होता है तो उसकी असेसमेंट क्राइटेरिया कैसी होती है? ठीक है जी। अब असेसमेंट क्राइटेरिया कि वो असेस कैसे करते हैं कि इस मुल्क को कर्जा दिया जाए या नहीं, किसी अगर आप फैसिलिटी ले रहे हैं लोन फैसिलिटी तो कैसे होता है? देखिए, पहले तो प्रायर एक्शन वो देखते हैं कि जी सर्टेन एक्शंस प्रायर टू द एग्रीमेंट। आईएमएफ से एग्रीमेंट करने से पहले वो कंडीशंस रखते हैं कि जी आपने हमसे एग्रीमेंट अगर करनी है, लोन लेना है, तो आपने पहले कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी है। अब जैसे कि पाकिस्तान ने जो अभी ईएफएफ उनसे लिया हुआ है करंट, तो उसके मुताबिक एक तो कंडीशन थी कि जी 24-25 का जो बजट वो टाइट रखना चाहिए, उन्होंने टाइट रखा। एनर्जी टैरिफ्स बढ़ा दिए इन्होंने। रेजिंग टैक्स रेवेन्यू, टैक्स भी आप देख रहे होंगे अमूमन किन चीज़ों पे बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स और सोशल प्रोटेक्शन। सोशल प्रोटेक्शन जी उन लोगों के लिए जो कि गरीब आवाम है, अगर जैसे कंडीशन स्ट्रिक्ट हैं वो नहीं हो पा रही, तो उनको सोशल प्रोटेक्शन के लिए भी वो उनका क्राइटेरिया रखते हैं। फिर जी आ जाता है क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज। अब ये वो कंडीशंस होती हैं जो कि अपना अथॉरिटीज़ के कंट्रोल के अंदर होती हैं, और क्वांटिटी उसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जी मॉनेटरी एंड क्रेडिट एग्रीगेट्स, फिजिकल बैलेंसेस एंड ज़ीरो पॉलिसी फाइनेंसिंग, ये सारे उसमें आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं जी इंडिकेटिव टारगेट्स, measurable indicators used to evaluate the successful implementation of the program। अब ये कुछ ऐसे टारगेट्स दिए जाते हैं आईएमएफ की तरफ से ममालिक को कि जी आप ये टारगेट्स अचीव करें। सो हम देखेंगे, हम क्योंकि ये फेजेस में लोन देते हैं, अगर आप एक फेज़ की कंडीशंस मुकम्मल करेंगे तो फिर आपको दूसरे फेज़ के पैसे मिलेंगे। दैट्स वाई वो 1 to 2 years हम देख रहे थे ना, एक टेन्योर उसमें लिखा हुआ था फैसिलिटीज़ के आगे। तो टेन्योर में इस तरह से होता है कि भाई आप कंडीशंस कंप्लीट करते आएंगे तो आपको लोन मिलता हुआ आएगा। अब जैसे अभी रिसेंट कंडीशंस इन्होंने रखी हुई हैं कि जी सीनियर सिविल सर्वेंट्स के एसेट डिक्लेरेशन हो, करप्शन रिस्क एक्शन प्लान फॉर 10 डिपार्टमेंट्स। ऐसे कोई 10 डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास या सूबों के पास जिसमें करप्शन ज़्यादा है, तो जी उसको कर्ब करना है। और शुगर मार्केट में जो ये गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, मार्केट फोर्सेस विल डिसाइड द प्राइसेस। तो जी ये उनके पूरे असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं। अच्छा जी, तो पाकिस्तान एंड आईएमएफ देखें जी, पाकिस्तान ने आईएमएफ ज्वाइन किया था 11 जुलाई 1950 को। और साउथ एशियन कंट्रीज़ में से पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि सबसे ज़्यादा मरतबा आईएमएफ के पास गया है फॉर लोन्स। तो ऑलमोस्ट कोई 24 मरतबा 24 टाइम्स पाकिस्तानी आईएमएफ को अप्रोच किया हुआ है। और रिसेंटली भी 20 एक लोन हमारा अप्रूव हुआ है विच इज़ 7 बिलियन। इट इज़ ईएफएफ। एंड जो 24 मरतबा जो हमने अप्रोच किया है दैट इज़ उसमें से 13 मरतबा इज़ स्टैंडर्ड एग्रीमेंट्स, और बाकी जो है स्टैंड बाय एग्रीमेंट्स थी, और बाकी जो है ईएफएफ 7 टाइम्स था। बाकी जो 4 अलग अलग तरह के लैंडिंग फैसिलिटीज़ थी। अच्छा, ये पाकिस्तान के साथ एक तो ये मसला है कि वी आर हेविली ऑयल इम्पोर्टिंग
ऑयल डिपेंडेंट कंट्री, तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब भी ऑयल सर्ज आता है तब हमें आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। सो 15 आउट ऑफ 24 टाइम्स, सो 15 प्रोग्राम्स जो हमने अप्रोच किए हैं वो थे ड्यूरिंग ऑयल सर्ज। अब होता क्यों है? बिकॉज दिस पुअर मैनेजमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है और टेम्पररी रिलीफ की तरफ हम जा रहे होते हैं रादर देन स्ट्रक्चरल चेंज। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्रोच आईएमएफ टाइम एंड टाइम अगेन। अच्छा जी, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है पाकिस्तान का, ये पूरे उसमें पॉइंटर्स हैं, कोई 24 मरतबा जो हम गए हुए हैं। 23 के हमारे पास डिटेल्स हैं। 24 जो है $37 बिलियन, वो ये अपना ई एफ एफ है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो सबसे पहला जो हमारा लोन था जो हमने अप्रोच किया था दैट वाज इन 1958, बट हमने विड्रॉ नहीं किया था वो। उसके बाद दो कंसेक्टिव प्रोग्राम्स थे 65-68 के, पार्शली ड्यू टू द इंडो वार। उसके बाद जो है जी 72 से 77 आफ्टर द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के जो है हालात कुछ खुशीदा थे। वी वर इन दैट साउंड। तो 4 बार ये अप्रोच किया है। उसके बाद फिर 1980-81 में 2 बार अप्रोच किया है। 1990 में जो है लॉस्ट डेकेड, बिकॉज इसमें मोस्ट टर्बुलेंट टाइम पीरियड था पाकिस्तान इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए। और इस 10 सालों में कोई 4-5 बार आपकी पॉलिटिकल अलग अलग हुकूमतें आई, डिज़ोल्व होती गई, आती गई, तो स्टेबिलिटी नहीं थी। तो और फाइनली एक मिलिट्री कू हुआ। तो ये जो अपना उसमें 12 साल के अंदर जो 5 पॉलिटिकल ट्रांजैक्शंस थी उसकी वजह से सबसे ज़्यादा बार हम उसमें गए हैं। एंड द अमाउंट वाज 1.6 बिलियन 9 साल के अंदर। ठीक है जी। फिर जी 3 प्रोग्राम से 2001, 4, 8, 21वीं सदी के फर्स्ट डिकेड में 2000 से लेकर 2010 तक। और पाकिस्तान जब एक शॉक हुआ 2008 में, तो सबसे हाईएस्ट जो है जी हमने अमाउंट 7.6 बिलियन का वहाँ पे लिया है, विच वॉज 5% ऑफ द कोटा। हमारा जो कोटा था उसका 500% था। 2000 से 2004 तक ड्यूरिंग मुशर्रफ रिजीम हमारे पास सारे रिव्यूज़ कंप्लीट हुए और जितने भी सजेशन कंडीशन थे वो भी उस पर पूरी हो गई और विदाउट एनी इंटरप्शन अमाउंट ड्रॉ हुआ और पे बैक हो गया जी। फिर 2013 के पास हम आ जाते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, ट्विन डेफिसिट्स, और 3 ईयर जो है एक आईएमएफ प्रोग्राम के साथ हमने ईएफएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी थी वो किया, जो कि $6.64 बिलियन पे था। अब जी ये आ जाते हैं, ये सबसे आपका पहला स्टैंड बाय एग्रीमेंट है जिसको एसबीए कहा जाता है। हमने अप्रूवल तो मिल गया था पर अमाउंट विड्रॉ नहीं करवाया था। तो दीज आर 23, 24th इज अराउंड $7 बिलियन। ठीक है जी। तो जी जैसे मैंने पहले बताया कि साउथ एशिया में जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, चाइना कभी गया ही नहीं है आईएमएफ के पास। बांग्लादेश 12 मरतबा, श्रीलंका इज अप्रोच 16 टाइम्स, इंडिया 7 टाइम्स, वाइल पाकिस्तान इज अप्रोच आईएमएफ अराउंड 24 टाइम्स। ऑल्दो बांग्लादेश बाद में हमसे आज़ाद हुआ है और इंडिया वाज ऑब्वियसली विद अस। तो अब को रीजंस क्या है? को रीजंस जो है ये 4 मेजर रीजंस हैं। इस पे आप और भी ज़्यादा रीजंस इसमें डाल सकते हैं। सबसे जी पहले जो है पुअर मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। हमारे पास जो पैसे आते हैं हम जहाँ पे लगा रहे होते हैं जिन प्रोजेक्ट्स में, वो एक तो लॉन्ग टर्म नहीं होते कि इस तरह के से अगर कोई नई हुकूमत आती है तो वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया जाता है एंड उसका कोई रिटर्न नहीं है, बेनिफिट नहीं होता। वी डू नॉट टेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज़, वी गो फॉर द मोस्ट पॉलिटिकलाइज्ड या पॉलिटिसाइज्ड डिसीजन। अच्छा जी, इतनी कदर के मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट से हमारे पास इंपोर्ट ड्रिवन इकनॉमी है, एक्सपोर्ट्स इतने हैं नहीं। हमारे इंपोर्ट्स जो है वो ऑलरेडी कोई जो राइज अप हुए हैं सिंस 2004 से 2022 तक, जो इंपोर्ट्स हमारे बढ़े दैट हैज़ रीच फ्रॉम 17 बिलियन टू 84 बिलियन। ठीक है जी, विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 4 गुना आपका बढ़ गया है। जबकि जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ 2 गुना बढ़े हैं हार्डली, विच इज़ 15 बिलियन टू 39 बिलियन। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें एक्सपोर्ट्स राइट नाउ राइट इन 2022 वर 39 बिलियन वाइल योर इंपोर्ट्स वर 84 बिलियन। तो जो डेफिसिट तो होगा करंट अकाउंट। उसके बाद जी रेंट सीकिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसका एक एग्जांपल यह है कि हमारे पास जो अब ख्वाजा एंड मियाँ की एक 2005 की स्टडी है उसमें उन्होंने ये बताया था कि रेंट सीकिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे जो फर्म्स होती हैं, जो इदारे हैं, जो कंपनीज हैं जो कि पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, उनको मोर लोन, दे गेट मोर लोन, उनको लोन ज़्यादा मिलता है डिस्पाइट हैविंग 50% हायर डिफ़ॉल्ट रेट। ठीक है, ऑल दो वो डिफ़ॉल्ट भी कर जाती हैं मगर उसके बावजूद भी उनको दिया जाता है। दूसरा जी इम्पोर्ट ड्रिवन एनर्जी पॉलिसी है हमारी, हम अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, वी इम्पोर्ट इट। सो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, मेजर ड्रॉबैक्स जी यहाँ पे।
अच्छा जी, सो इंक्रीज हो उसके बाद आईएमएफ और उसके इम्पैक्ट। देखिए आईएमएफ जब भी हम अप्रोच करते हैं वो कंडीशंस डालता है तो उसके इम्पैक्ट्स भी कुछ होते हैं। तो कंडीशंस जो हैं देखिए, एक तो इंक्रीज कहता है कि जी आप जनरल सेल्स टैक्स बढ़ा दें, जो आपकी जैसे इनकम मुल्क की बढ़े सो दे कुड पे बैक द लोन। दूसरे एग्जाम्पशंस अगर कोई दी हुई हैं, किसी को आपने एग्जाम्प्ट किया हुआ है, वो सारी हट जाएंगी। इकोनॉमी डॉक्यूमेंट करें, बिकॉज राइट नाउ पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज 10%। सो आप हार्डली जो 10% आवाम आपकी टैक्स दे रही है, सो दैट इज़ अ वेरी लोएस्ट इन आई गेस इन द इंटायर एशियन कंट्रीज, लोएस्ट देन वियतनाम एंड चाइना एज वेल। उसके बाद फिर जो है टैक्स बेस आपको ब्रॉडन करना होगा, सब्सिडीज खत्म होगी, चाहे वो टैरिफ पे हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ों पे हो। कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ पे होता क्या है कि जी आपके जो बिल्स होते हैं, जितना खर्चा होगा उतना ही आपके बिल्स आएंगे, सो दे विल इंक्रीज। सर्कुलर डेप्ट जब कम होगा आपका, तो आपके जितने आईपीपीज हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, उनको पैसा नहीं मिलेगा। अगर उनको लोन नहीं मिलेगा, तो या फिर उनको वो डेट नहीं दे पाए, अपना वो कर्जा नहीं दे पाएंगे गैस कंपनीज को या फ्यूल कंपनीज को जिनसे वो उठा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने चार्जेस बढ़ाएंगे। जब वो चार्जेस बढ़ाएंगे तो यूटिलिटी बिल्स आपके बढ़ जाएंगे। जब यूटिलिटी बिल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बाय द एंड ऑफ द डे एक कॉमन मैन, जो कॉमन सिटीजन है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा मलबा गिरेगा। अच्छा जी, सो इन्फ्लेशन है क्या? राइज इन जनरल प्राइस लेवल को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जब भी आपकी प्राइसेस बढ़ जाएं, तीन फैक्टर्स उसमें पुट इन होते हैं, तीन तरह की होती हैं। एक तो होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होता है जब प्राइस इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तब वो प्राइसेस तब बढ़ें जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए। दूसरा है जी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन तब होती है जब आप इम्पोर्टेड आइटम्स पे ज़्यादा आपकी इकोनॉमी डिपेंडेंट हो, और वहाँ से जो है चीज़ें जो आप इंपोर्ट करें वो आपको महंगी पड़े बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट, एंड देन दैट्स हाउ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आपके पास आ जाती है। दूसरा होता है डिमांड पुल, ऑल्दो इट्स लिमिटेड। डिमांड पुल में होता है ये कि जी आपके पास बहुत सारा पैसा हो और गुड्स आपके बहुत कम हो। ऑल्दो पाकिस्तान में जो फैक्टर्स है वो कॉस्ट पुश और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के, ऑल्दो जो आईएमएफ का जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो आता है डिमांड पुल के लिए। इन दोनों को वो बहुत ही कम अपना इन माइंड रखते हैं, विच इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आईएमएफ का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रॉपरली, या उनके जो आईएमएफ के जो पूरा फैसिलिटी है लोन की, वो यहाँ पे पूरी नहीं उतरती है, उसका फ़ायदा नहीं होता। तो जी अब देखें यहाँ पे आपका आईएमएफ प्रोग्राम आ गया। अब आईएमएफ प्रोग्राम कह रहा है जी करेंसी डिवैल्यू करो। ठीक है, करेंसी आपने डिवैल्यू कर दी, सब तो क्या हो गया, इम्पोर्टेड गुड कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ जाएगी। आप जो भी इंपोर्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई जी आपकी। इसी तरह आईएमएफ फिर कहता है आपको जी सब्सिडी रिमूव करो। आपने सब्सिडी हटा दी, महंगा हो गया, क्या बिजली का बिल महंगा हो गया, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई। अब उस पर क्या हुआ, अब बिजली पे सब्सिडी हटा दी, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। टैक्स कह रहा है जी इंक्रीज करो, आपने टैक्स इंक्रीज करी, क्या हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो दिस इज हाउ इन्फ्लेशन, आईएमएफ की वजह से इन्फ्लेशन होती है। आईएमएफ जब आपको लोन दे रहा होता है वो कहता है जी ये मेरी कंडीशंस है, आपने अप्लाई करनी है, और फिर इस तरह से आपका जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब चीज़ों की बढ़ेगी, तो प्रोडक्ट जब आएगा मार्केट में तो क्या होगा, एक महंगी चीज़ आवाम को मिलेगी, तो इन्फ्लेशन आ गई। अब पाकिस्तान एंड आईएमएफ जी, अब देखें पाकिस्तान आईएमएफ प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकिल है। साइकिल कैसी, एक तो क्रॉनिक करंट अकाउंट डेफिसिट है, हम कोई चीज़ कर ही नहीं रहे हैं कि हमारे हाई इंपोर्ट्स कम हो और लो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। हमारे पास लो एक्सपोर्ट्स प्लस हाई इंपोर्ट्स हैं। एक तो ये हो गया जो करंट अकाउंट डेफिसिट को बड़ा मेजर इम्पैक्ट करता है। दूसरा है टैक्स बेस हमारा बहुत वीक है। हमारे पास 100 लोग अगर कमा रहे हैं तो उसमें से 10 लोग टैक्स दे रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। फिर हो क्या रहा है कि जो कि वो 10 लोग पहले ही हैं, अगर टैक्स बढ़ाया जा रहा है तो वो 10 लोग ही इम्पैक्ट हो रहे हैं, 90 बचे हुए हैं। तो टैक्स बेस हमारा बहुत है। लॉस मेकिंग एसओईज, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, जैसे एयरलाइन होगी, रेलवेज हो गया, पीआईए तो रिसेंटली इन्होंने जी कर दिया नीलाम, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि देखें लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज आपको भगा देनी चाहिए कि जी भाई ठीक है, अगर नहीं कमा रही प्राइवेटाइज इट। एक तो उसका फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा, एंड देन क्या होगा, एटलीस्ट आपके ऊपर या आपके इकोनॉमी के ऊपर वो बर्डन नहीं होगा, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान विच इज़ ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद फाइनेंसेस। तो ये एस को हमने हटाना है। दूसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पहले जैसे मैंने बताया कि होता क्या, एक एक पॉलिटिकल आपकी एक आ गई पार्टी, आ गई जी, उन्हें उसने बोला कि जी मैं जो है 5 साल एग्रीकल्चर भी दूंगी, 3 साल बाद वो चली गई, हुकूमत ख़त्म हो गई। देन आपके क्या होगा, नहीं आ गई, वो कहेंगे जी हम एग्रीकल्चर नहीं, हम इंडस्ट्री के बना रहे हैं, तो पॉलिसी रिवर्सल हो गया। अब
हो क्या रहा है जी, ये तो आपने देखिए पाकिस्तान एंड आईएमएफ का एक क्रॉनिक हमारा जो है रास्ता जो साइकिल चल रही है। अब होता क्या है, इन सबका जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है। फिर हम जाते हैं जी आईएमएफ बेल आउट पे। हम आईएमएफ बेल आउट लेते हैं कि बस एक साल थोड़ा सा हल्का फुल्का गुजर जाए, हम शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन पे फोकस करते हैं। हम फोकस किस चीज़ पे नहीं करते, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे। फिर क्या है, रिफॉर्म्स अबैंडन हो जाते हैं जी। एक साल हम सही हो गए, फिर एक साल हमारा बुरा गुजरता है, फिर हम आईएमएफ के पास जाते हैं। तो इट्स लाइक अ कंटिन्यूस साइकिल, which is the reason that we have gone to IMFs 23 times. अब दो केस स्टडीज हैं हमारे पास। एक तो है तुर्की है, टर्की कह रहे हैं, तुर्की कहते हैं जी, ठीक है। एक उसका स्टडी है क्योंकि दिस हैज़ टर्की हैज़ फेस्ड, तो एशियन मेंबर भी है, एशियन का सब कॉन्टिनेंट पे आधा उधर है जी। तो दो कॉन्टिनेंट्स पे है टर्की। टर्की और हमारी मिसाल तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, बट टर्की है सर्वाइव्ड इट। एंड आज अब जो है करंटली टर्की आईएमएफ के, टर्की के ऊपर कोई आईएमएफ का लोन नहीं है। सो जी मेंबर ऑफ द आईएमएफ था सिंस 1947 एंड 19 आईएमएफ प्रोग्राम्स ही ले चुका है। तो पहला जो इनका प्रोग्राम था वो था 1961 में, और क्योंकि मिलिट्री रिजीम्स थी उन टाइम में, एक्यूट शॉर्टेज था फॉरेन करेंसी, हाई इन्फ्लेशन था, तो जी आईएमएफ के पास जाते रहे। क्या हुआ, सक्सेसिव कॉलिशन गवर्नमेंट जितनी भी थी, क्योंकि कॉलिशन गवर्नमेंट बनती थी तो हर हर किसी का उसका कॉलिशन, जब गवर्नमेंट बनती है ना, तो दो तीन पार्टी या दो से ज़्यादा पार्टी, एक से ज़्यादा पार्टी जब कॉलिशन बनाती हैं तो हर किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। तो क्या होता है, कोई भी एक पॉलिसी जो किसी और को हर्ट कर रही हो, बिकॉज देखिए इकोनॉमी, मुल्क की इकोनॉमी चलाने के लिए कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो वो जब आप इग्नोर करते हो टफ डिसीजंस लेना, तो फिर गले पड़ जाती हैं बातें। तो सक्सेसिव कॉलिशन गवर्नमेंट्स में इतना था नहीं कि जी वो ऐसा कोई इंसेंटिव ले सकें, तो ये मसला चलता आ रहा था। फिर 2001 में टर्की का मेल्टडाउन हो गया फाइनेंशियल मार्केट का। आईएमएफ ने बोला कि इंटरेस्ट रेट आप कम कर दो, उसकी वजह से और रिसेशन में चला गया। फिर 2002 से 2007 तक मल्टीपल रिफॉर्म्स आए, जिसमें से अब देखें उन्होंने लोन भी लिया, उसके साथ साथ वो रिफॉर्म भी करते चले गए। तो अब करंटली उनको फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी आईएमएफ के पास जाने की। अब उन्होंने क्या किया टर्की ने, एक तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, उनके पास जैसे भी टोबैको या जितनी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज थी वो उन्होंने प्राइवेटाइज कर दी। और एनर्जी रिसोर्सेज को लोकलाइज कर दिया कि जी हम अब पैसा चाहिए। जो प्राइवेटाइजेशन इन्होंने की उससे क्या किया, दे स्टार्टेड अप बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसओईज, यहाँ से जो पैसा आया, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आई, दे पुट इनटू डेवलपिंग देयर ओन लोकल एनर्जी रिसोर्सेज। नाउ दैट्स हाउ यू यूज द मनी, ठीक है जी। उसके बाद फिर रैशनलाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस, 30% से उन्होंने 20% कर दिया कि जी बिकॉज टू अट्रैक्ट मोर पीपल, टू अट्रैक्ट मोर कंपनीज कि जी यहाँ पे आए और वो जो है ज़्यादा वो कर दें। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर लॉ आया, दे स्टार्टेड टैक्सिंग इट, एक प्रॉपर उसको बना दिया। देन उसके साथ क्या क्या जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी वो अबॉलिश कर दी और टारगेट सब्सिडीज दी। अब तो ये हमारे पास जो सब्सिडी आती है तो अमीर को भी मिल रहा है, गरीब को भी मिल रहा है। मसला यह है कि अगर अमीर वन हु कैन अफोर्ड, अ रिच पर्सन हु कैन अफोर्ड, उसको सब्सिडी देने की क्या ज़रूरत है। इट शुड बी टारगेटेड टू अ पर्टिकुलर क्लास, और उसको पर्टिकुलर मिलनी चाहिए, तब जाके जो है इकोनॉमी बैलेंस होगी, जब ताकि आप रिफॉर्म्स प्रॉपर ले आ पाएंगे। बैंकिंग रेगुलेशंस इन्होंने टाइटन कर दी और ट्रेड रिफॉर्म्स लेकर आ गए। ट्रेड रिफॉर्म्स ऐसे आए कि फ्रॉम 90 कंट्रीज जिनको ये कर रहे थे अपना एक्सपोर्ट, दे इंक्रीज द कंट्रीज टू 130। तो अफ्रीका स्पेशली एंड मिडिल ईस्ट फोन ने एग्रीकल्चर जितनी आउटपुट्स थे उसके लिए कर दिया, और यूरोप को ये अपनी मशीनरी और टेक्निकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते थे। दूसरा जी, इंडोनेशिया इज मच मोर क्लोजर टू अस। तो इंडोनेशिया का एक और एग्जांपल है, इंडोनेशिया ने 13 आईएमएफ प्रोग्राम्स 1980 से जो है किए हैं परसू। सबसे जो बड़ा इनका बड़ा लोन था वो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान दे टुक द लोन, और टैक्स टू जीडीपी रेशो पहुंच गया था 100%, लाइक इंडोनेशिया वाज क्रम्बलिंग विद दैट। फिर हुआ ये, नाउ करंटली इट इज़ 2007 में जो है ये जाके ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो वाज 1999 में, और उसके बाद फिर 2007 में जाके 25% ऑफ द जीडीपी। सो दे वर्कड हार्ड। इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि जी हमें आईएमएफ की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग में ये जुगाड़ कर चुके हैं जिसका बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ है। सो नाउ वी नीड टू मूव आउट। तो हुआ ये कि जी 5 साल के अंदर जो मुल्क है इनका, दे वर नॉट ओनली एबल टू सर्वाइव ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बट ये हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ था अमंग ऑल एशियन इकोनॉमीज। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें हुआ कैसे। डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग इन्होंने क्या किया जी, प्रॉपर इन्होंने जो कर्जा वापस देना था वो वापस देते गए, दे प्रायोरिटाइज बिग बैंग डिसेंट्रलाइजेशन प्रोग्राम,
डिसेंट्रलाइजेशन क्या किया इन्होंने, पावर्स दे दी लोकल गवर्नमेंट को, फेडरल और प्रोविंशियल से लेके, बिकॉज इवन इन पाकिस्तान आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर प्रॉपर आर्टिकल लोकल गवर्नमेंट इज अ थर्ड टियर प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज बॉडी है, उनको दे दिया कि जी आप खुद अपने एक्सपेंसेस देखें और खुद रेवेन्यू जनरेशन करें, और क्योंकि फेडरल से लोकल लेवल तक आने तक बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, तो उन्होंने दे लाइक उन्होंने बोला भाई डिसेंट्रलाइज कर दो। अच्छा, उसके साथ साथ दे ब्रॉट इन फिजिकल रिफॉर्म्स एज वेल। दूसरे करेक्टिव मेजर्स इन्होंने क्या किया कि जी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कम कर दिए। दे वर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, नई स्कीमें, नए रोड बनाना, नई चीज़ें बनाना, जो बनी हुई चीज़ें उनको उनको डिस्ट्रॉय करके फिर बनाना। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कम कर दिए एंड दे सपोर्टेड लोअर लेवल्स ऑफ रेवेन्यू एंड हाई डेप्ट पेमेंट्स, कि जी रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ जाएं, इनकम बढ़ जाए और डेप्ट पेमेंट्स वापस हो। सेंट्रल बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इनका आपस में एक फ्रेमवर्क बना जो कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क था, कि जी जो चीज़ महंगी हो रही है हमने उसको कर्व डाउन करना है। और कैपिटल आउटफ्लो, क्योंकि बहुत सारा पैसा इनके मुल्क से बाहर जा रहा था, तो इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि जी कोई भी पैसा बाहर नहीं जाएगा, ऑल्दो आईएमएफ प्रोग्राम ने उस वक्त इनको मना किया था। दैट्स हाउ इंडोनेशिया crawled out of this IMF trap actually. अब देखिए जी, टर्की है फेस्ड वर्स्ट क्राइसिस इन पाकिस्तान, बैंकिंग कोलैप्स हो गई, करेंसी इनका क्रैश हो गया, इन्फ्लेशन अबव 70% था, आईएमएफ प्रोग्राम इन प्लेस था। अब किस चीज़ों ने डिपेंडेंसी तोड़ दी? एक तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ थी, एड लेड नहीं। हम एड लेते हैं, ठीक है, हम अपनी जो ग्रोथ दिखाते हैं वो एड जो मिलती है ममालिक से उस भी दिखाती है, हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे फोकस ही नहीं करते। वी शुड बी फोकसिंग ऑन दैट। सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंट कर दिया, पर इट्स इंडिपेंडेंट, एक्चुअली इट्स नॉट। बैंकिंग सेक्टर क्लीन अप कर दिया, बहुत सारी जी बैंक्स इन्होंने वाइंड अप कर दी जो कि रिस्ट्रिक्शंस को या प्रॉपर उस निज़ाम को फॉलो नहीं करी थी। पॉलिटिकल ओनरशिप और रिफॉर्म्स के जी जितने भी उन्होंने रिफॉर्म्स लाए, अगर किसी ने लिया हुआ था तो पिछली हुकूमत का भी उस करंट हुकूमत ने ओन किया एंड दे फेस्ड इट, रादर देन पाकिस्तान में क्या होता है कि जी एक आती है आपकी पार्टी, एक हुकूमत आती है, वो लोन लेती है एंड दे आर नॉट एबल टू कोप अप विथ इट बिकॉज इट्स एन एंडिंग साइकिल, वो जी फिर पिछले हुकूमत पे डाल देती है कि जी उनकी वजह से ये हो गया। सो दैट्स नॉट हाउ वर्क इन टर्की है। इंडोनेशिया में जी करेंसी कोलैप्स, आईएमएफ बेल आउट था, पॉलिटिकल केओस था, पर इन्होंने आईएमएफ 2000 के बाद, अर्ली 2000 के बाद नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने टैक्स बेस बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट्स इन्होंने चीज़ें अपनी बढ़ा दी, फॉरेन रिजर्व्स को नेशनल प्रायोरिटी रखा। हमारे पास क्या होता है, फॉरेन रिजर्व्स हम इस्तेमाल करते हैं फॉर टू मेंटेन अकाउंट बैलेंस। वी डू नॉट प्रेफर फॉरेन रिजर्व्स एज एक्सपोर्ट ग्रोथ की वजह से, कि जी एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं तब हमारे पास फॉरेन रिजर्व बढ़े। नो, वी थिंक डिफरेंटली हुए, और थिंग्स आर डिफरेंट हुए। फिर दूसरा क्या है, इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, लोकल अकाउंटेबिलिटी कर दी जी। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान गिवन द लास्ट टू सिनेरियोज जो केस स्टडीज हमने देखी? एक तो एक्सपोर्ट्स का हमने नेशनल सिक्योरिटी गोल रखना है कि जी एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाने हैं, हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होने चाहिए। दूसरा, SOE ब्लीडिंग को जी, जो आपकी ब्लीडिंग हो रही है, जो आपका पैसा, खून नहीं, जो पैसा बह रहा है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, उसको ख़त्म करना है। आइदर ऑक्शन द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, या फिर जी आप बेच दें, या फिर आप इसको प्राइवेटाइज कर दें, या फिर सेमी प्राइवेटाइज कर दें। टैक्स रिफॉर्म जी करना है जो कि अनटचेबल्स को हिट करे, बिकॉज ऑब्वियसली ओवर इन पाकिस्तान देयर आर लेवल ऑफ लीड पीपल जिनको रिफॉर्म्स टच नहीं करते। टैक्स रिफॉर्म्स आते हैं वो लोकल पीपल के लिए होते हैं, दे elites हैव अ वे आउट। टैक्स रिफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि जी उस अमीर को जितना वो कमा रहा है, नाजायज़ उसके साथ भी नहीं होनी चाहिए, जितना वो कमा रहा है उसको उतना टैक्स करना चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिक डिसीजंस को रैशनलाइज करना चाहिए, डीपॉलिटिसाइज करना चाहिए, और एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स लेने आने चाहिए। वी शुड बी एबल टू मेक आवर ओन एनर्जी, लोकल बेस्ड एनर्जी होनी चाहिए जी, रादर देन इम्पोर्टिंग फ्यूल फॉर क्रिएटिंग एनर्जी ओवर हियर। ठीक है जी, दैट्स इट। सो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट लेक्चर में विथ अ न्यू टॉपिक। अगर कोई भी सवाल है, यू आर फ्री टू कमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू गाइस। थैंक यू जी।